Hello everyone, this is Vaibhav here and today I am here with the first lecture of problem solving in complete mechanics course. So I hope आपने हमारे lectures complete कर लिए होंगे, हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से follow कर लिया होगा बिकॉज अगर आपने ये नहीं किया है तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होने वाले। तो पहले मैं आपको कुछ अभी ऑर्डर्स बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद आपको इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस पर आगे बढ़ना है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले मुझे आपको बोलना है कि आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने होंगे, इसके बिना तो काम होगा नहीं, बहुत ऑब्वियस है, इसके बिना तो काम होगा नहीं। तो सबसे पहले लेक्चर्स कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है मतलब हर एक चीज़ लेक्चर के बीच में जो भी चीज़ें बताई गई है आपको ऐसा होना चाहिए कि हर चीज़ बन जाए, रट सा नहीं लेना है, बट लेक्चर्स में जो भी बताया गया है आपके दिमाग में हर एक चीज़ होना चाहिए बिकॉज लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने इंक्लूड किया है जिससे कि आप यहाँ से टफ हो पाएँ, आप मेंटली अपने आप को टफ फील कर पाएँ। बिकॉज फील तभी कर पाएंगे जब इसमें जोर देंगे। बिकॉज मैं हल्का मल्का छोटा मोटा चीज़ बता दूँ जो कि ज़मानों से चला आ रहा है वैसे क्वेश्चन ही करा दूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, तो आप भी अच्छा फील करेंगे और कंफर्टेबल फील करेंगे। बट अगर आपको मेंटली टफ फील करना है और स्ट्रांग रहना है मेंटली तो आपको थोड़ा ज़्यादा टफ चीज़ों के साथ जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए ही चलना है बट अच्छी लेवल पर आपको चीज़ों को फिनिश करना पड़ेगा, तब जाकर आप मेंटली टफ हो पाएंगे। तो मैंने कोशिश किया है कि लेक्चर्स में मैं ऐसे क्वेश्चंस को भी इंट्रोड्यूस करूं जिससे कि आप मेंटली एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाएँ। और बस मैंने ये शो करने की कोशिश नहीं की है लेक्चर्स में कि हाँ ये मैंने देखो इतना खतरनाक ज्योमेट्री, इतना खतरनाक क्वेश्चंस, इतना कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स, बिल्कुल उस लेवल की चीज़ों को हमने कवर किया है जो कि इम्पॉर्टेंट था हमारे जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज़ें बिना किसी ज़्यादा मैथमेटिक्स के जो कि हमारे पैटर्न्स हैं जेईई एडवांस को उसको देखते हुए। तो लेक्चर्स अगर आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो एक बहुत अच्छे लेवल पर आ चुके होंगे। कंप्लीट करने का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये नहीं है कि आपने लेक्चर्स देख लिए होंगे, उससे प्रैक्टिस वगैरह सारी चीज़ें कर ली होंगी। सेकेंड चीज़ है रेगुलर रिवीजन। और रेगुलर रिवीजन इसलिए लिख रहा हूँ मैं बिकॉज आप एक बार लेक्चर्स देख लिए होंगे और आपको लग रहा होगा कि बस हो गया मेरा काम, तो मैंने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है बट फिर भी मुझे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। अगर मुझे नए क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं तो मुझे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। हाँ आपको एक बार में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेक्चर्स में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, बट रेगुलर रिविज़न करने के बाद ही आपको नए क्वेश्चंस और अच्छी तरह से बनने शुरू होंगे। ऐसा इसलिए है बिकॉज कंसेप्चुअली साउंड होना तो इम्पॉर्टेंट है जो कि आप लेक्चर्स के थ्रू हो जाएंगे, बट लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करने से आपके माइंड पर अप्रोचेस याद होंगे और तभी आप एक लिमिटेड टाइम पे उस क्वेश्चन को फिनिश कर पाओगे। तो लेक्चर रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड किया है आपको, हर एक लेक्चर का सिस्टमैटिक पीडीएफ भी दिया गया है जिससे कि आप रिवीजन की सुविधा आपके लिए थोड़ी और अच्छी हो जाए। बिकॉज आप कम समय में उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ तो मैं इसमें जितने स्टार्स लगा दूं वो कम है बिकॉज रेगुलर रिवीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने अप्रोचेस आपके दिमाग पर होंगे आप उतना अच्छा क्वेश्चन फिनिश कर पाओगे लिमिटेड टाइम के अंदर, अदरवाइज आप ज़रूर सफ़र करोगे। इस बात को आप दिमाग में रख लें अभी से। तीसरी चीज़ है कि शीट्स, जो भी आपको शीट्स वगैरह दिया गया है आप शीट्स डन कर लें। और अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक शीट्स के बगैर अगर आप कोई एक बुक वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। मैंने रिकमेंड किया था बच्चों को कि आप अनुराग मिश्रा या फिर राहुल सरदाना इनके इलस्ट्रेशन वाले पोर्शन को खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ इलस्ट्रेशन और कुछ जो क्वेश्चंस आपको ठीक ठाक लगे उसको कंप्लीट कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस। और साथ में एसबीटी वगैरह अगर चाहें तो एसबीटी के लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चंस एक बार देख सकते हैं, एक बार रीड आउट कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस अच्छे लगे उसको बना सकते हैं।
तो इन दोनों को करने के बाद एसबीटी के कुछ क्वेश्चंस तो मैच वगैरह कर ही जाएंगे। तो ये आपके लिए था, शीट को कर लो या फिर ये वाला पोर्शन कवर कर लो, दोनों में आपको जो बेटर लगे। वैसे हमने शीट्स के में इंक्लूड किया है एसबीटी के भी रिकमेंडेड क्वेश्चंस, मैंने बता दिया आपको ये क्वेश्चंस कर लेने चाहिए ठीक से। और साथ में मैंने ये भी कोशिश किया कि जो पाथ फाइंडर के क्वेश्चंस, जो कि हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं, बट जो रह गए हैं उसको मैंने आपको बता दिया है कि आपको ये लेक्चर्स करने के बाद खुद से एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। और अगर नहीं हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, बिकॉज अभी हम वो कवर करेंगे हमारे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको भी ज़रूर वहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ है आपका शीट्स। और अगर आप इतनी चीज़ें कवर कर लेते हैं, तो फिर आता है आपका नंबर 4 विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये जो ऊपर के 3 है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी चीज़ों को ख़त्म कर सकता हूँ जैसे हर जगह कर दिया जाता है, बिकॉज ये डिसेंट चीज़ है। आपको डिसेंट नंबर लाने के लिए मोर देन इनफ है। आप जब PYQs करेंगे इतनी चीज़ें करने के बाद तो आपको लगेगा कि ये क्या ही आ गया है एग्जाम में। मैंने तो बहुत सारा प्रिपरेशन किया था, ये क्या ही आ गया। बिल्कुल आसान लगने वाले हैं आपको, चाहे वो JEE एडवांस की बात करूँ, चाहे मेंस वगैरह की, तो बात करना ही नहीं चाहता हूँ मैं। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस करने के बाद आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे। और मैंने कोशिश की है कि आपको, अगर आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, तो आपको हर एक चीज़ ऐसी सिखाई जाए जो कि आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे जिस तरह के क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं कवर किए हैं, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह रह गए हैं या फिर हमारे शीट्स में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो ये भी आपके लिए डबल स्टार वाला चीज़ है, बिकॉज ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आप अगर ये 3 चीज़ें कर लेते हैं, या फिर अगर आप शीट्स नहीं किए, इसको कंप्लीटली नहीं कर पाए, बट ऑलमोस्ट रेगुलर रिवीजन के साथ लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और थोड़े मोड़े इसको कर लिए हैं, तो भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है और आप इसका आंसर बना लो, ये कंसेप्ट लगाओ दिमाग में, अच्छा इस चैप्टर में तो यही होता था, लगा दो। आपको कंप्लीट मैकेनिक्स को एज अ होल समझना है और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस को फॉलो करना है। तो इतनी चीज़ें अगर आप कर लिए तो फिर आपका बनता है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस को अटेंड करना। अदरवाइज आप जाइए और पहले इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करिए। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आपको फॉलो बिल्कुल ब्लाइंडली करना चाहिए सारी चीज़ों को, अपने आप को मेंटली टफ करते हुए। ये नहीं कि हाँ ये चीज़ टफ लग रहा है, इधर का मास्टर जो है वो आपको आसान चीज़ें बता रहा है, वहाँ सब समझ में आ रहा है, तो चलो वही कर लेता हूँ, बाद में सफ़र करेंगे आप। इसलिए बोल रहा हूँ अगर आपको टफ भी लग रही है, बिकॉज मैंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया है, ये बात तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। और मैंने कम लेक्चर्स में इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज मैंने टाइम को कट करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि मैंने भगाया है बहुत लेक्चर्स में, बहुत तेज़ चीज़ों को किया है, बट मैंने टाइम को कट करने की कोशिश की है। जहाँ पर मुझे लगता था कि मैं इसको पहले से नोट डाउन कर सकता हूँ, उसका डेरिवेशंस मैंने पहले से किया, जिससे कि आपको कम से कम टाइम पे जो भी पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। और साथ में मैंने हर लेक्चर में 20 मिनट ज्ञान देने के बजाय 20 मिनट पढ़ाया है, और ज्ञान देने की बात मैं अभी कर रहा हूँ, जिससे कि आप चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ पाएँ। अदरवाइज़ मैं चाहूँ तो हर चैप्टर्स को 15 लेक्चर 20 लेक्चर के साथ फिनिश कर सकता हूँ। तो बट मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा कंटेंट और कम टाइम में कवर करना है। तो पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी है, एंड इसके बाद फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस पर आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक आप यहाँ तक चीज़ों को समझ गए, तो चलिए शुरू करते हैं विद दी फर्स्ट प्रॉब्लम। पहले क्वेश्चन के साथ देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक मिनट। ओके, सो ये हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन है। और आपको कैसे फॉलो करना है, पहले आपको PDF मिल गया होगा आपके ऐप में, पहले खुद से उसे ट्राई कर लेना है जितने क्वेश्चन है, और फिर आपको बताना है आपका क्या मार्क रहा, कितना क्वेश्चन आपको बना, आपको DM के थ्रू बताना है। और फिर उसके बाद आपको वीडियो सोल्यूशन पर आगे आना है, और जो भी क्वेश्चंस नहीं बने उसको बिल्कुल फॉलो करना है, और जो क्वेश्चंस बन भी गए हैं
उसको भी एक बार जल्दी से इंटू 2 में करते हुए आपको देख लेना है, जिससे कि कुछ नई बातें अगर पता चल रही है तो वो भी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहना है। तो एक बार आप रीड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आई थिंक आपने अभी ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं इस पे आगे बढ़ता हूँ इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे। तो देख सकते हैं सबका मास एम है और 135 डिग्री पर है और यहाँ पर एक जे इम्पल्स लग रहा है और मुझे स्पीड के बारे में बात करना है कि कौन से मास का स्पीड कैसा हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन 1 पे आप देख सकते हो एक मास इधर है, एक मास इधर है एम और तीसरा मास यहाँ पर है एम, और इस पे एक इम्पल्स लगा रहे हैं हम जे, इस पे एक इम्पल्स लगाया जा रहा है जे। और एंगल की बात करें तो ये एंगल आपको 135 डिग्री ऐसा बताया गया है, ये एंगल 135 डिग्री बताया गया है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इम्पल्स इस पे लग रहा है जे की डायरेक्शन पे, और जैसे इम्पल्स इस पे लगा तो आपको पता है कि इस धागे पर टेंशन वगैरह आना शुरू होगा। तो यहाँ पर एक टेंशन आया होगा जिसकी वजह से मान लेते हैं एक J2 का इम्पल्स आ गया है, और यहाँ पर एक इम्पल्स आ गया होगा J1 का, इस पे इधर लगा होगा और इस मास पे इस डायरेक्शन पे लगा होगा। ये टेंशन का इम्पल्स है, J1 इस वाले धागे पे मान लिया मैंने और J2 वाला इम्पल्स इस वाले धागे पे मान लिया है, तो इस पे भी एक J2 इस डायरेक्शन पे लगा होगा। तो सबसे पहले आपको इम्पल्स बना लेने हैं, बिकॉज यहाँ पर टेंशन इम्पल्सिव नेचर का होने वाला है। तो हमने टेंशन के इम्पल्स बना लिए दोनों धागे पर। अब बस देखना है कि किसे कैसा सिस्टम बना लें और किसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन पे होगी। पहले तो ये कंक्लूड करो किसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन पर होगी, और फिर सेकेंड चीज आपको देखना है कि ये किस डायरेक्शन पर मूव करने वाले हैं, और सेकेंडली देखना है कि इम्पल्स किस डायरेक्शन पे नहीं लगा है, कैसे कंजर्वेशन वगैरह लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये समझ में आया है कि ये पार्टिकल रेस्ट पे था, ये पार्टिकल रेस्ट पे था, और रेस्ट वाले पार्टिकल पे अगर इम्पल्स जिस भी डायरेक्शन पे लगा वो इसी लाइन पे लगा है, तो ये तो इसी लाइन पे मूव करेगा। इस वजह से मैं मान लेता हूँ कि इसका वीएक्स की स्पीड से ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये वाला मास। बिल्कुल ठीक है। और अगर इस मास की बात करें तो इसमें ये भी रेस्ट पे था और इसमें एक ही इम्पल्स लगा है, तो ये भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका भी डायरेक्शन ऑफ मोशन मुझे समझ में आ गया है VA, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन VA इस डायरेक्शन पर हो गया है। और साथ में अगर मैं देखूं इस बीच वाले मास के बारे में अगर बात करें तो उसमें 2-3 इम्पल्स लगे, एक ये वाला इम्पल्स भी लगा है और साथ में ये भी इम्पल्स लगा है, 2 इम्पल्स लगे हैं। तो चलिए इनको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि अगर ये Vx से चल रहा है तो इसका भी इस लाइन पे वेलोसिटी Vx होना चाहिए, अदरवाइज धागे का लेंथ चेंज होगा। मतलब इस सेकंड वाले मास के पास भी इस एक्सिस पे जो वेलोसिटी है वो Vx ही होना चाहिए। तो चलिए 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं इसको, और वो 2 कंपोनेंट्स की अगर बात करूं तो एक मैंने बना लिया सपोज ऐसा एक्सिस, एक एक्सिस मैंने इधर बना लिया और दूसरा एक्सिस मैंने इधर बना लिया जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो मैंने ये दोनों एक्सिस के साथ चीज़ों को आगे डील करने की कोशिश की है। तो इस एक्सिस के अलोंग इसकी जो वेलोसिटी है वो तो Vx ही है, इस एक्सिस में इसकी वेलोसिटी Vx है, और इस एक्सिस में इसकी वेलोसिटी सपोज मान लेता हूँ Vy है। तो मैंने 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बना लिए हैं, इसकी नेट वेलोसिटी जिस भी डायरेक्शन पर होगी मैंने Vx और Vy 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में उसे ब्रेक कर लिया है। तो अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और देखेंगे कि कैसे इसमें कंजर्वेशन इक्वेशन या फिर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज़ करना चाहिए हमें। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया है, अगर इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया है तो इस केस में आप एक्सटर्नल इम्पल्स की अगर बात करें तो J2 तो इंटरनल हो गया इनके लिए, अगर इनको सिस्टम मान लिया हूं तो J2 तो इंटरनल हो गया। अब J2 इंटरनल हो गया तो J और इस एक्सिस के अलोंग J1 का ये वाला कंपोनेंट, आई थिंक ये 45 डिग्री ही होगा, तो J1 का कॉस कंपोनेंट, J1 का cos 45 और J 2 इम्पल्स लग रहे हैं सिस्टम पे, तो एक इक्वेशन तो मुझे लिख लेना चाहिए J माइनस J1 cos 45
This is the net impulse on the system, and this will be equals to the change in momentum of the system, and both of the masses are moving with velocity vx, इस वजह से 2mvx. ये मेरा रिलेशन नंबर 1 होना चाहिए, ये पहला रिलेशन होना चाहिए अगर आप देखें तो. चलिए ठीक है, सेकंड आगे बढ़ते हैं, दूसरे रिलेशन पर आने की कोशिश करता हूँ. अब इसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन पे, इस बी मास पे, इस बी पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर सिर्फ एक इंपल्स है जो कि है J1 का साइन कॉम्पोनेंट, J1 का साइन कॉम्पोनेंट, बिकॉज J2 तो इसके परपेंडिकुलरली लग रहा है और 2 इंपल्स पे लग रहे थे. इस वजह से सेकंड रिलेशन J1 साइन 45 या फिर J1 cos 45 भी लिख सकते हो, वो एंगल भी 45 है, इज इक्वल्स टू m इंटू Vy. दिस इज द सेकेंड रिलेशन. तो ये मैंने सिस्टम पे लिखा था, ये मैंने इस इंडिविजुअल मास पे लिख दिया है. 2 रिलेशन आ चुके हैं मेरे पास. चलिए तीसरे रिलेशन पर आते हैं, विच इज ऑफ मास ए बॉडी के लिए लिखते हैं, ए मास के लिए इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं. क्या लिखूंगा, इस पे J1 ही लगा है और Va की वेलोसिटी आ गई है, तो क्या लिखूंगा, J1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ Va. दिस इज द रिलेशन नंबर 3 फॉर अस. 3 रिलेशन आ चुके हैं. वेरिएबल्स देखेंगे, वेरिएबल है Vx, Vy, Va, 3 वेरिएबल, और J1 एंड J2. तो ये मेरे पास 5 वेरिएबल्स हैं, तो डेफिनेटली आई विल नीड 5 इक्वेशंस टू सॉल्व फॉर दी ऑल वेरिएबल्स. तो इसके लिए मैंने क्या करना है, 2 रिलेशंस और आगे फाइंड करने हैं. तो इसके लिए क्या करें कि इन दोनों को एक सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, इन दो को एक सिस्टम बनाकर देखते हैं क्या हो रहा है. तो अगर इन दो को एक सिस्टम बनाएं तो मुझे मालूम है कि इस एक्सेस पे, इस पे J1 लग रहा है और J2 का एक कंपोनेंट बाहर की तरफ आया है विच इज J2, और आई थिंक ये भी 45 ही होगा. तो J2 cos 45 लग रहा है इस डायरेक्शन पे. तो मुझे लिखना चाहिए J1 माइनस J2 cos 45, J1 माइनस J2 cos 45. अच्छा, J1 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल हो गया ना. अगर इन 2 ग्रीन वाले बॉडीज को एक साथ देखूं तो यहाँ पर सिर्फ एक एक्सटर्नल इंपल्स लग रहा है विच इज J2, और J2 का जो cos कंपोनेंट है J2 cos 45, J2 cos 45, बिकॉज ये J2 है, इसका एक cos 45 वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे लग रहा है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2m टाइम्स ऑफ Va. ये हो गया रिलेशन नंबर 4. आई थिंक यहाँ पर आपके J2 का रिलेशन आया नहीं था, तो मैं चाहूँ तो ये रिलेशन को निगलेक्ट भी कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ तक अभी तक कोई भी J2 नहीं आया था. 4 ही वेरिएबल्स के साथ सॉल्व किया जा सकता था. तो अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं करेगी तो आप इसे यूज़ नहीं भी करेंगे हम. और फिर लास्ट रिलेशन मुझे वेलोसिटीज़ के बीच में चाहिए, वेलोसिटीज़ के बीच में चाहिए. तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं, वेलोसिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन देखने के लिए, तो ये एक मास है, ये एक मास है, और अगर देखें हम यहाँ पर, ये मास हुआ, एक यहाँ पर हुआ, इसके पास वेलोसिटी v है, इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे vx है और इस डायरेक्शन पे vy है. और मुझे पता है कि धागे के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, इस धागे के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए कंस्ट्रेंट के हिसाब से. तो अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए तो इसका वेलोसिटी निकालते हैं धागे के अलोंग. तो Vx का cos 45 और Vy का भी cos 45 इस लाइन पे आ रहा है, तो लिखूंगा Vx cos 45 और पीछे की तरफ Vy cos 45, Vy cos 45. तो इस हिसाब से इसका जो नेट वेलोसिटी आ रहा है इस लाइन पे वो आ रहा है Vx cos 45 माइनस Vy cos 45. तो लास्ट रिलेशन मुझे लिखना चाहिए Vx cos 45 माइनस Vy cos 45. दिस शुड बी इक्वल्स टू Va. तो दिस इज द 5th रिलेशन. तो आई थिंक कि आपको ये रिलेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 रिलेशन से ही आपका काम चल जाएगा वेरिएबल्स हटाने के लिए, बिकॉज जो J2 का टर्म है वो ऊपर के किसी भी रिलेशन पे आया नहीं है. तो 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे J1, Vx, Vy एंड Va. अब फर्स्ट 3 एंड लास्ट इक्वेशन को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर के साथ एक बार मैच कर सकते हैं. मैंने आपको इस PDF में आंसर्स बता दिया है लास्ट में, अगर देखें
कि तो इसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि ए, बी एंड सी आपके 3 करेक्ट ऑप्शंस होने चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर अगर ऑप्शंस को एक बार मैच करें तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ ए, स्पीड, तो यहाँ पर सबका स्पीड ही बताना है, मतलब एक तरह से वी एक्स, वी वाई और वी ए की अगर वैल्यू फाइंड कर लेते हो तो आप सब इक्वेशन जितने भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं वो ईजिली आप यहाँ से सॉल्व कर पाओगे इन ऑप्शंस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूँ। तो एक बार आप ट्राई फिर से कर सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज in rotational motion without any hinge on the on a smooth horizontal table। एक smooth horizontal table पे ये रखा गया, ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, और acceleration of its two ends have the same magnitude and are shown in the figure। दोनों का जो acceleration है वो a का ही given है और same magnitude का है। Which of the following options are correct? तो इनमें से हमें ऑप्शंस चेक करने हैं, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ठीक दिख रहा है और कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको एक बार चेक करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो इसके लिए अगर बात करूं तो सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन 2 की अगर बात करें तो एक ऐसा दिख रहा है और एक ऐसा दिख रहा है। एंगल्स अगर देखें तो ये वाला एंगल 53 डिग्री दिख रहा है और ये एंगल 37 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, ये 37 दिख रहा है, ये 53 दिख रहा है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर आगे देखें दोनों का एक्सेलरेशन सेम बताया गया है ए और ए, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या ये रोटेशनल मोशन में पॉसिबल है, क्या ये बॉडी रोटेशनल मोशन पे है, ऐसा पॉसिबल है क्या, या फिर ये बॉडी एक रिजिड बॉडी है, क्या ऐसा बोल सकता हूँ? तो हमने पढ़ा था कि रिजिड बॉडी में 2 पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि 2 पॉइंट्स के बीच की जो वेलोसिटीज है वो कभी भी लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग इनके पास वेलोसिटी नहीं आ सकता, बिकॉज अगर वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग इनके पास आएगा तो फिर हो सकता है कि इनके बीच का सेपरेशन चेंज हो और बॉडी रिजिड नहीं रहेगा। बट अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर मान लें आप कि एक रॉड है और इस रॉड को मैं यहाँ से अगर छोड़ दूं, अगर यहाँ से ऐसा गिरने के लिए छोड़ दूं, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर है वो खुद भी एक सर्कल पे है। तो इस सेंटर के पास जो एक्सेलरेशन है एक ए टेंजेंशियल भी है और एक ए सेंट्रिपिटल भी है। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना चाहूँगा, तो अगर मैं नॉर्मल सोचूं तो एक्सेलरेशन चाहूं तो मैं आर अल्फा के थ्रू और हिंज के अबाउट लिख सकता हूं, बिकॉज हिंज का जो पॉइंट है वो मुझे पता है कि ये रेस्ट पर है, वो तो अभी तक हम हिंज के थ्रू लिखते थे। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किसी भी पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन लिखना है तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट। तो अगर आप जब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में चीज़ों को देखेंगे तो आप इसको पहले 2 एक्सेलरेशन दोगे, एक AC और साथ में सेंटर ऑफ मास का AT, और फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में R अल्फा वाला A टेंजेंशियल दूसरा, A टेंजेंशियल ये जो सेकंड आया है ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है ऐसा बोल सकते हैं। तो इस वजह से मुझे ये समझ में आ रहा है कि किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट के पास एक्सेलरेशन होना पॉसिबल है रिजिड बॉडी के लिए, बिकॉज एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा जो बॉडी है वो मैं बोल सकता हूं कि एक सर्कल पे है, तो सेंटर का ए सेंट्रिपिटल आएगा और साथ में सेंटर के रिस्पेक्ट में एक और सर्कल पे है तो ए सेंट्रिपिटल 2 भी आ जाएगा इसके पास। एक तो AC सेंटर ऑफ मास का आया है और साथ में एक बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो सर्कल पे है उसकी वजह से एक सेंट्रिपिटल भी अंदर की तरफ बनेगा ओमेगा स्क्वायर आर के। तो इस वजह से मुझे समझ में आ रहा है कि 2 पॉइंट्स के बीच में लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग रिलेटिव एक्सेलरेशन होना तो ठीक है, बिकॉज एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट हमेशा एक सर्कल पर होता है। तो रिजिड बॉडी में आपको ये याद नहीं रखना है कि लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं होगा। रिजिड बॉडी के लिए लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग वेलोसिटीज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज सेपरेशन चेंज हो सकता है। बिकॉज अगर एक पॉइंट के ऊपर बैठे तो दूसरा पॉइंट हमेशा एक
सर्कल पे होता है रोटेशनल मोशन पे, और अगर सर्कल पर होगा तो एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन उनके लाइन जॉइनिंग के अलोंग जरूर आने वाला है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गई है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने जो अभी लास्ट में कंक्लूड किया है आप उससे ही काम चला सकते हो। तो अगर मैं इसमें आगे बढ़ूँ तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर बना सकता हूँ, एक कॉम्पोनेंट इधर बना सकता हूँ। तो ये साइन कॉम्पोनेंट हो गया, साइन 53 मतलब 4 हो गया, ये 4a/5, और ये हो गया 3a/5। ठीक है, इसके भी दो कॉम्पोनेंट्स किए जा सकते हैं। तो एक कॉम्पोनेंट ऐसा और एक कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ। तो अभी तक हम जो जनरल मोशन पढ़ते थे उसमें सेंटर ऑफ मास लीनियरली मोशन पे होता था और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सब घूमते थे। हो सकता है पॉसिबल कि सेंटर ऑफ मास भी एक सर्कल पे हो, तो फिर उस केस में सेंटर ऑफ मास के पास भी दो तरह के एक्सेलरेशन होने पॉसिबल है, जो कि इस केस में हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको देखूँ तो दिस इज ए, और ये ए का कॉस, तो ए का कॉस 37 मतलब 4a/5, और ये वाला जो हो गया 3a/5। तो ये मैंने एक्सेलरेशंस दोनों पॉइंट के अलग से बना लिए कंपोनेंट वाइज। तो अब मुझे अगर इस सवाल पे देखें कि किसके लिए सॉल्व करना है, तो सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल फॉर द रिजिड बॉडी, इट इज पॉसिबल फॉर द रिजिड बॉडी, ये पॉसिबल है। तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत है। नेट फोर्स निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, और फिर देखें तो एंगुलर स्पीड निकालना है। स्पीड एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी है और नेट फोर्स के बारे में बात करनी है। चलिए देखते हैं। तो आप ऐसा करो इसके लिए कि ए पॉइंट के रिस्पेक्ट पे रिजिड बॉडी है, तो और अगर बॉडी रोटेशनल मोशन पे है, जो कि मेंशन कर दिया गया है सवाल में, बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन। सो इफ बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन देन द वेलोसिटी, या फिर बोल सकते हैं देन द वन पार्टिकल विल बी इन अ सर्कुलर मोशन, या फिर विल बी इन अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू दी अदर पॉइंट ऑन द सेम रिजिड बॉडी। तो इस वजह से अगर ए पॉइंट के ऊपर बैठ के बात करें, बी पॉइंट को देखें तो एक सर्कल पर होगा वो, और अगर वो एक सर्कल पर होगा तो जो सेंटर के अलोंग, इनके लाइन जॉइनिंग के अलोंग जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा वो सेंट्रिपिटल होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर ये देखना है तो इसके एक्सेलरेशन को रिवर्स करके ऐड करना है। तो इसमें एक 4a/5 दे देता हूँ, और 3a/5 वाला एक्सेलरेशन इधर एक लगा देते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ ये इसकी अगर बात करें तो ये वाला एक्सिस अगर x है, ये वाला एक्सिस अगर y है, तो मैं बोल सकता हूँ a/5 i कैप माइनस a/5 j कैप। और ये जो a/5 j कैप है ये एक तरह से a सेंट्रिपिटल है, और ये बोल सकता हूँ a टेंजेंशियल है। ये एक a टेंजेंशियल है और ये एक a सेंट्रिपिटल है। तो a सेंट्रिपिटल की अगर बात करें तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर, इनके बीच का सेपरेशन, और सेपरेशन इनके बीच का l है। और a टेंजेंशियल की बात करूं तो l टाइम्स ऑफ एल्फा, ये l टाइम्स ऑफ एल्फा के साथ इक्वेट कर सकता हूं। तो चलिए बस, अब तो इस सवाल में कुछ रहा नहीं अगर देखें तो ओमेगा स्क्वायर l इज इक्वल्स टू a/5। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई रूट a/5l। So this is relation number 1 for us। और सेकेंडली अगर देखें तो ए का अगर एक्सेलरेशन मतलब ए अपने को अल्फा भी चाहिए था, तो इससे लिख सकता हूँ एल अल्फा इज इक्वल्स टू ए टेंजेंशियल भी a/5 ही था, तो इस वजह से a/5 दिस इम्प्लाइज अल्फा इज a/5l। तो ये अल्फा की वैल्यू भी मिल चुकी है, ओमेगा की वैल्यू भी मिल चुकी है। अगर ऑप्शंस के साथ देखें एक बार तो अल्फा भी ठीक है a/5l, और ये बोल सकते हैं a/5l हो गया हमारा अल्फा, और एंगुलर स्पीड हो गया a/5 रूट के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस में कोई परेशानी है नहीं अभी तक। अगर देखें नेट फोर्स भी निकालना है हमारे पास, क्या ये क्लॉकवाइज सेंस में है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिकॉज अल्फा जो आया है, नेट एक्सेलरेशन जो अल्फा का आया है एल अल्फा वो ऐसा आया, तो क्लॉकवाइज सेंस है, इसका रोटेशन का सेंस क्लॉकवाइज है, और साथ में अगर देखें अल्फा का डायरेक्शन बोलें तो इनवर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे समझ में आ गया। अब नेट फोर्स देखना है, तो अगर नेट फोर्स देखना है तो मुझे किसी तरह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन की नीड पड़ेगी, बिकॉज हमने पढ़ा है कि एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए हम यूज़ करते हैं किसी भी बॉडी पर। अगर एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए यूज़ करना है तो ए शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो चलिए सेंटर ऑफ मास को देखते हैं और समझते हैं इसका एक्सेलरेशन हमें किस तरह से निकालना चाहिए। तो अगर देखें सेंटर ऑफ मास को, तो ये मेरे पास रॉड हुआ,
और इस रॉड पे अगर देखें तो ये सेंटर है, दिस इज सेंटर, और इस सेंटर पे ये पॉइंट हुआ ए, ये पॉइंट हुआ हमारे पास बी, तो सी हमारा सेंटर है, और ए के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ए कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ए सी ए प्लस ए ए. ऐसा लिख सकता हूँ वेक्टर वाइज, वेक्टर फॉर्म पे बिल्कुल लिखा जा सकता है. तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे दो चीज़ों को देखना पड़ेगा. विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ए, द सेंटर ऑफ मास विल बी इन अ सर्कल होना चाहिए. तो ए के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास सर्कल पे होना चाहिए. तो अगर ऐसा है तो ए के रिस्पेक्ट में इसके पास एक L/2 अल्फा होगा, और साथ में ओमेगा स्क्वायर L/2 होगा. बिल्कुल ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है ये. तो इस वजह से एक्सेलरेशन ये मिल चुका है मुझे, और एक एक्सेलरेशन तो मुझे मालूम ही है. तो इसकी मदद से मैं दोनों को ऐड करते हुए सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन निकालूंगा, और उसको फिर मास से मल्टीप्लाई करते हुए नेट फोर्स की इक्वेशन की तरफ बढ़ सकता हूँ. तो चलिए नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, L/2 और साथ में अल्फा की वैल्यू तो A/5 A/5L. तो यहाँ से लिख सकता हूँ A/10. और इसकी अगर बात करूँ तो ओमेगा स्क्वायर L/2, तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब फिर से वही हो गया. अगर आप देखें तो ओमेगा स्क्वायर इज A/5L इंटू L/2 ओमेगा स्क्वायर. तो ये भी हो गया A/10. ये क्या हो गया A/10. ठीक है, तो एक A/10 इधर से हो गया, एक A/10 इधर से हो गया. अब अगर आगे देखें तो नेक्स्ट ये एक A/10, ये एक A/10. अब ये दोनों एक्सेलरेशन हो गए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A. अब मुझे एक्सेलरेशन ऑफ A भी इसमें ऐड करना है. तो एक अगर एक्सेलरेशन देखें तो हमें मालूम है एक एक्सेलरेशन ये दोनों थे, which is 3A/5 और दूसरा था 4A/5. 3A/5 और 4A/5. तो चलिए ऐड कर देते हैं इसमें. तो 3A/5 ऊपर हो गया और 4A/5 इस डायरेक्शन पे हो गया. अच्छा, ऐड करना है मुझे, मतलब इसके डायरेक्शन पर ही ऐड करना है. तो 3A/5 नीचे एक ऐड कर दो, और 4A/5 किस डायरेक्शन पे था, 4A/5 ऊपर की तरफ था और 3A/5 इस डायरेक्शन पे था. तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. 4A/5 ऊपर कर दो और 3A/5 इधर ऐड कर दो. तो ओवरऑल अगर एक्सेलरेशंस की बात करें तो A/10 प्लस दिस, तो ये ओवरऑल हो गया A/10 प्लस 3A/5. तो ये हो गया 7A/10. आई थिंक ठीक है, 6 हो गया इंटू 2 करने, हाँ 7A/10. और अगर इसकी बात करें तो 4A/5 माइनस A/10. तो अगेन इंटू 2 करते हैं तो 8A/10 और -1 मतलब 7A/10 यहाँ पर भी हो गया. तो ओवरऑल एक्सेलरेशन अगर देखें तो दिस इज 7A/10 आई कैप इस डायरेक्शन पे, और प्लस 7A/10 जे कैप. दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. और अगर सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन मेरे पास आ चुका है तो फिर मैं आगे बोल सकता हूँ मुझे ऐड करने, और इस बार दोनों के एक्सेलरेशंस को से नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F नेट निकालना है. तो अगर इनका दोनों का नेट एक्सेलरेशन निकालूं, नेट एक्सेलरेशन दैट विल बी 7√2/10 इंटीग्रेशन वो कर रहा हूँ √A² प्लस B² करते हुए दोनों का नेट एक्सेलरेशन आ गया. तो दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ द A नेट. और अगर मुझे F नेट इज इक्वल्स टू MA यूज करना है तो F नेट ऑन द बॉडी विल बी इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास 7√2 और यहाँ पर एक A भी था, ये A भी था तो एक A भी ऐड कर देता हूँ. तो ये हमारा F नेट जो होना चाहिए बॉडी पे वो है कुछ 7√2/10 m टाइम्स ऑफ A. आई थिंक आप समझ रहे होंगे किस तरह से हमने सॉल्व किया है. तो अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर सही ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. ऑप्शन ए यहाँ पर एक गलत ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन जो बचे हुए हैं वो हमारे ट्रू ऑप्शंस हैं.
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अगेन एक ठीक ठाक बढ़िया सवाल है, तो आप एक बार से कोशिश करें, फिर इसके सोल्यूशन पर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आई थिंक मैंने इसको रीड कर लिया है। मैग्नीट्यूड मुझे 5 मीटर पर सेकेंड बताया गया है इस पे, और उसके बाद ये कोलाइड करते हैं। हमें फाइंड करना है फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम इन रेडियन पर सेकेंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। मतलब ये 3 रॉड्स लगे हुए हैं, फिगर अच्छे से दिखाया नहीं गया है। इसमें बोला क्या गया है पहले ये देखते हैं। रॉड सी डी इज एट रेस्ट while rod AB and EF are in purely translating with equal and opposite velocities of magnitude 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये U से चल रहा है, ये इधर U से चल रहा है। The end B and E collide simultaneously with the end C and D। तो ये B और E, मतलब ये B इससे C से टकराया है, E D से टकराया है, and the rod originally join just after the collision। तो collision के बाद ये चिपक जाते हैं, they stick together। तो हमें बताना है find the angular speed of the system in radian per second just after the collision। तो collision के just बाद हमें बताना है कि क्या एंगुलर स्पीड होगा सिस्टम का collision के just बाद। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूं। तो क्वेश्चन 3 की अगर बात करें तो 3 रॉड हैं मेरे पास। रॉड नंबर 1, और इस बार मैं बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल सिस्टमैटिक बना लेता हूं जिस तरह से ये टकराएं, जिससे कि हमें समझ में आए। ये एक रॉड है, दूसरा रॉड ये है, सबका लेंथ वगैरह हमें मालूम है, और तीसरा रॉड जिससे आके टकरा रहा है वो कुछ ऐसा है। इस तरह से फिगर एक्चुअल में है। ये यू की स्पीड से आ रहा है, ये भी यू की स्पीड से आ रहा है, और इनके एंड्स वगैरह टकरा रहे हैं। ये रेस्ट पे था, ये दोनों यू से आ रहे हैं। ये यू दिया गया है, ये भी यू दिया गया है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कैसे कर रहे हैं हम इसे। अब इसको करने के बाद अगर आप ध्यान से इसे देखें तो ये टकराते हैं और स्टिक कर जाते हैं। स्टिक करने के बाद ये मूव करते हैं जैसा भी मूव करना है। तो अगर मैं इन रॉड को एज अ सिस्टम की तरह देखूं, अगर रॉड को एक सिस्टम की तरह देखूं, तो सिस्टम अगर मैं इन तीनों रॉड को एक सिस्टम मान लूं, तो इनके पास कोई इनिशियल मोमेंटम था क्या? नहीं था सर, बिकॉज ये एम यू से इधर आ रहा है, ये एम यू से इधर आ रहा है, ट्रांसलेट कर रहे हैं दोनों। कोई यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है सिस्टम पे, और इनिशियल मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं था। मतलब इसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी 0 थी। इनिशियल मोमेंटम 0 होने का मतलब है इन तीनों रॉड के सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी इनिशियली 0 थी। टकराने पर क्या हुआ? टकराने पर ऐसा हुआ कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, जो भी लगा इनके बीच में आपस का इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन लगा, जो कि सिस्टम के लिए एक इंटरनल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है तो फिर इस सिस्टम के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये 0 है एंड ऑलवेज रिमेन्स सेम। मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 ही बने रहनी चाहिए इन तीनों सिस्टम की बात करूं तो। अगर ऐसा है तो जब ये टकराते हैं मतलब ये इसके पास ऐसा स्टिक हो जाता है और ये इसके पास ऐसा आगे स्टिक हो जाता है, तो इन दैट केस इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा? अगर देखें तो इसके लिए अगर देखूं तो ये एक इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और ये इसका सेंटर है। तो सेंटर ऑफ मास बहुत ऑब्वियस है कि इनके लाइन जो इनके बिल्कुल बीचों बीच होगा, तो दिस विल बी दी सेंटर ऑफ मास। ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, बिल्कुल सही है। अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो फिर इस हिसाब से मुझे बोलना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है इसके अबाउट एक चीज आपको याद रखना है कि अगर बॉडी फ्री टू रोटेट है तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमता है। ये जनरली बहुत यूज करेंगे जब भी स्टिक होता है कोई भी चीज आके, तो बॉडी का अगर रोटेशन चल रहा है तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही वो घूमने वाला है जनरली। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, तो इसके अबाउट ही सिस्टम घूमने वाला है। तो ये जिस भी डायरेक्शन में घूमेगा वो अभी हमें डिसाइड करना है। तो अगर मैं देखूँ तो इनिशियली ये कैसा चल रहा था? इनिशियली ये रॉड इधर चल रहा था, ये रॉड इधर चल रहा था, तो सेंटर ऑफ मास
के पॉइंट के जस्ट ऊपर जो स्पेस पे पॉइंट लाई कर रहा होगा, अगर मैं इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लिखूं, बिकॉज यहाँ पर किया जा सकता है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क लगा नहीं है, जो भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन वगैरह है, ये रिएक्शन वगैरह फोर्स सब इसी से पास कर रहे हैं, आपस में इक्वल ऑपोजिट है, किसी भी का भी टॉर्क नहीं बन रहा है अबाउट दिस पॉइंट। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट किसी भी चीज़ का टॉर्क नहीं लग रहा है, बिकॉज इस पे रिएक्शन जो भी नॉर्मल आया इन दोनों पे ऐसा आया, इसी से पास किया, इधर भी नॉर्मल रिएक्शन, तो सारे रिएक्शंस किसी का भी टॉर्क नहीं आ रहा है। और अगर किसी का भी टॉर्क नहीं आ रहा है तो फिर इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना सही रहेगा। और अगर इसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि इनिशियली ये u की स्पीड से चल रहा था, ये भी u की स्पीड से चल रहा था, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये l/2 था और ये वाला डिस्टेंस भी l/2 था। एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो इनवर्ट था, इधर वाला एंगुलर मोमेंटम भी इनवर्ट था, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इनवर्ट था और उसका मैग्नीट्यूड क्या था, mu l/2 इंटू ऐसे ही 2 है तो इस तरह से इंटू 2, और ये किस डायरेक्शन में था, अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था सिस्टम का अबाउट ओ हमारा ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है। तो टकराने के बाद भी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए, और टकराने के बाद ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, तो इस ओ पॉइंट के अबाउट अगर ये ऐसा घूम रहा है तो ऐसा ही घूमना चाहिए, बिकॉज मुझे पता है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर क्रॉस था तो फाइनल रोटेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम भी क्रॉस आने के लिए ऐसा ही चीज़ें बननी चाहिए। तो ये ऐसा कुछ क्रॉस कर दिया मैंने, और ये क्रॉस करने के बाद आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से घूमने की वजह से हमें किसी तरह से आई ओमेगा लिखना चाहिए, और अगर आई ओमेगा लिखना है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा इस तीनों रॉड का। तो बीच वाले रॉड का अगर लिखूं तो वो तो डायरेक्टली लिख सकता हूं ml²/12, एक रॉड का तो ये लिख लिए। अब बचता है हमारा बचा हुआ 2 रॉड्स, बचे हुए 2 रॉड्स के लिए अच्छे से और लिखना पड़ेगा। तो अगर आप देखें ये डिस्टेंस l/2 है, ये डिस्टेंस भी l/2 है, और अगर मैं मैग्नीट्यूड देख लूँ रॉड्स का अगर दिया हुआ है तो 2 मीटर्स दिया गया है, ईच ऑफ लेंथ 2 मीटर्स। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मुझे समझ में आ गया ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 है। तो मुझे पता है कि मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम इन दोनों के बीच में लगा सकता हूँ। यहाँ पर ml²/12 था, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लगाएं तो ml²/12 प्लस m√2², तो मुझे लिखना चाहिए ml²/12 प्लस m√2² m√2² टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो और इसमें भी एक ओमेगा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मैंने अपने इक्वेशन को फ्रेम कर लिया है, और आपको एक चीज़ समझ में और आना चाहिए कि इसमें टाइम्स ऑफ ओमेगा भी कर रहा हूँ और इसमें इंटू 2 भी कर देना चाहिए, इसमें इंटू 2 करना चाहिए, बिकॉज ऐसे 2 रॉड्स हैं हमारे पास, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू 2 कर लेते हैं टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो बस ठीक है, यहाँ से अब हमें सॉल्व करना है इसके लिए, और इसमें भी एक ओमेगा लगा देना है, आई ओमेगा, ये किसका है, बीच वाले रॉड का, और वो बाकी 2 बचे हुए रॉड्स का। अब यहाँ से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, एंड यू कैन ईजिली सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आपको इस सवाल में पूछा गया था कि फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम इन रेडियंस पर सेकेंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो एक बार आप कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ों को बहुत केयरफुली करने की कोशिश की है, बट अगर कुछ गलती होता है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे, दोनों एंगुलर मोमेंटम क्रॉस में होना चाहिए, इस वजह से मैंने इसका सेंस भी बता दिया है आपको। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, यू की वैल्यू भी आपको 5 बताई गई है, तो यू कैन सॉल्व इट फॉर द वैल्यू ऑफ ओमेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, एक लाइन का सोल्यूशन है, बट किस तरह से अप्रोच करना है ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर किसी बॉडी पे किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होता है तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। दिस इज द थ्योरी ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। बट ये आप अप्लाई कब कर पाओगे, अप्रोचेस कब सीख पाओगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पे ऐसे करते थे, अगर आपको ये पता होगा तभी आप इस थ्योरी को अप्लाई कर पाओगे। इस वजह से ये चीज़ को डेवलप करने के लिए यू शुड हैव अ
प्रॉपर रेगुलर रिविजन्स ऑफ ऑल द थिंग दैट इज टॉट इन द क्लास। जो भी चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसका एक रेगुलर रिविजन आपको ज़रूर करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहना है। तो एक ये सिंपल सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। तो एक बार देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं क्या बोला जा रहा है। हमें ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। 3 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म ब्लॉक्स ऑफ मास m each of length l are placed on a smooth fixed horizontal surface as shown. There is friction between a and b. Friction coefficient is mu. Friction coefficient mu बताया गया है। While there is no friction between a and c. तो a और c के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, a और b के बीच में फ्रिक्शन है। And at the instant that is t is equals to 0, the block A has a horizontal velocity of magnitude u towards right. इसके पास एक u की स्पीड है राइट की डायरेक्शन में, whereas the speed of B and C is 0. तो इनके बीच में u की, इसके पास u का स्पीड है और इसका दोनों का स्पीड इस वक्त 0 बताया गया है। At the instant the block A has covered a distance L relative to the block B. तो block B के ऊपर जब वो L distance चल लेता है तो उस वक्त relative to the block B, the velocity of all the blocks are same. तो जब ये इसके ऊपर L distance आगे बढ़ जाता है इसके ऊपर, in that case सारे ब्लॉक की स्पीड सेम हो जाती है। तो आपको बताना है द स्पीड ऑफ ब्लॉक ए व्हेन इट जस्ट लूजेस द कांटेक्ट विद द बी। तो बी को जब वो छोड़ता है जस्ट उस वक्त ए का क्या स्पीड होगा। और फिर हमें बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम ऑफ द 3 ब्लॉक्स। तो दोनों सिस्टम ऑफ द 3 ब्लॉक पे फ्रिक्शन का क्या वर्क है इसके बारे में भी बात करनी है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं इसको किस तरह से देखना है, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस पे ये एक ब्लॉक है मेरे पास, इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, बी और सी 2 ब्लॉक है और साथ में इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है कुछ ऐसा, आइडेंटिकल ब्लॉक है बिल्कुल इसकी तरह, सबका लेंथ एल एल है। ठीक है, कुछ इस तरह से है और इसको एक स्मूथ सरफेस पे रखे गए कुछ ऐसा। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, इसको u स्पीड दिया गया, इसको u स्पीड दिया गया, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि u स्पीड देने की वजह से इस ऊपर वाले ब्लॉक के साथ क्या हुआ, इस ऊपर वाले ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ, बिल्कुल ऑब्वियस है, इस पे फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ और इस सामने वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगा आगे की तरफ, इस पे फ्रिक्शन लगा आगे की तरफ। तो ये आगे मूव करना शुरू किया नीचे वाला ब्लॉक, और जैसे ही आगे मूव करना शुरू किया तो इस पे एक नॉर्मल आया ऐसा और इस पे एक नॉर्मल आया ऐसा। तो यही तो फोर्सेस लग रहे हैं अगर इनमें ध्यान से देखें, और इसकी स्पीड कुछ u बताई गई थी जस्ट आफ्टर, तो इसकी स्पीड u बताई गई थी। चलो ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ है तो इस मोमेंट पे अगर आप ध्यान से देखें कि नॉर्मल रिएक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव कर सकता है अगर मैं इन दो को एक सिस्टम की तरह देखूं, इन दो को एक सिस्टम की तरह देखूं। तो इस वजह से नॉर्मल रिएक्शन को भी इंटरनल बनाने के लिए आई शुड ट्रीट ऑल दीज 3 ब्लॉक एज अ सिस्टम। इन तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम की तरह मैंने मान लिया। अब इन 3 ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन है वो भी इंटरनल हो गया, जो नॉर्मल रिएक्शन है इनके बीच का वो भी इंटरनल हो गया। तो अगर इनिशियली देखें तो इन 3 ब्लॉक के सिस्टम के पास, इसके पास कोई स्पीड नहीं थी, इसकी u 0 थी, इसकी u 0 थी और इसकी u थी। तो फाइनली सेंटर ऑफ मास के पास अगर देखें तो इनिशियल जो भी मोमेंटम था इन तीनों सिस्टम का, जो इनिशियल मोमेंटम था ये था। और फाइनली बोला गया है कि जब ये इसके साथ कांटेक्ट लूज किया है, ए के साथ बी जब कांटेक्ट लूज किया है तो वो कब करेगा, जब ए को छोड़ते हुए ये बी पर आ जाए, ए को छोड़ते हुए जब बी पर आ जाए, और मतलब बी सी पर आ जाए,
ये जो बी है वो ए को छोड़ते हुए सी पर आ जाएगा, तभी कांटेक्ट लूज किया है, और ये एल लेंथ चलने के बाद ही ऐसा होगा इसके रिलेटिवली। तो उस वक्त अगर हमें वेलोसिटी पूछी गई है तो इस सिस्टम का उस वक्त भी मोमेंटम सेम होना चाहिए, और हमें इस क्वेश्चन पे बताया गया था कि एट द इंस्टेंट द ब्लॉक ए हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ एल रिलेटिव टू द ब्लॉक बी, तो ए जब बी के रिस्पेक्ट में एल डिस्टेंस आगे बढ़ा है, मतलब बी के साथ जस्ट कांटेक्ट छोड़ा है, उस वक्त वेलोसिटी ऑफ ऑल द ब्लॉक्स आर सेम। तो सारे ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम है। तो अगर सबकी वेलोसिटी सेम है तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 3m/v0। मान लेते हैं उस वक्त की वेलोसिटी v0 है, और ये v0 की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं u/3। ये इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ u/3। और इसके बाद अगर आप देखें तो इसके बाद अगर देखें तो कोई फ्रिक्शन वगैरह का फोर्स लग नहीं रहा है, तो ये सब अपने अपने वेलोसिटी से आगे चलने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पहले ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिया है विच इज u/3, और फिर सेकंड पार्ट में हमें बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम ऑफ द 3 ब्लॉक्स। तो ये 3 ब्लॉक के सिस्टम पे फ्रिक्शन ने टोटल क्या वर्क किया है, इसके बारे में भी बात करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी कि फ्रिक्शन का वर्क कैसे लिखेंगे। तो मुझे पता है आप इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, बट एक बार मैं कोशिश करता हूँ बताने की कि इसको एक्चुअल में कैसे सोचें हम। कि हमें पता है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम, बिकॉज फ्रिक्शन का वर्क यहाँ पर अगर देखें तो वो ज़ीरो नहीं है सिस्टम पे। फ्रिक्शन का वर्क सिस्टम पे ज़ीरो नहीं है, और जो हम लिखते थे कि ये ब्लॉक इसके ऊपर चल रहा है, तो 2 ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन का वर्क है वो फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज वो रिलेटिव स्लिपिंग पे डिपेंड करता था। ये तभी करेगा जब ये हमेशा इस पे μmg का फोर्स लग रहा है, जब हमेशा μmg का फोर्स लग रहा है। बट इस क्वेश्चन पे अगर आप देखें तो ये ब्लॉक का जब आधा पोर्शन इधर आ जाएगा ना, तो अब μmg का फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, अब नॉर्मल रिएक्शन कुछ और है, बिकॉज यहाँ पर ये सरफेस स्मूथ है। तो इस वजह से यहाँ पर आप किसी भी फ्रेम से फ्रिक्शन का वर्क लिखो वो सेम नहीं आने वाला है। तो अगर ऐसा है तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड को मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी with respect to the center of mass plus kinetic energy of center of mass. Kinetic energy of the center of mass. Kinetic energy of center of mass half mv/com square होता है, और center of mass की velocity तो बदली नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। तो चेंज इसका 0 हो गया, तो उसका जो अगर ये कांस्टेंट है तो उसका चेंज 0 हो गया। तो चेंज सिर्फ किस में हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। और अगर विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास सोचें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है, इसमें ब्लॉक नंबर ए और ब्लॉक नंबर बी, या फिर ये बी था शायद, ये सी था और ये ए था, तो बी और सी तो हमेशा साथ में चलेंगे, बिकॉज इनके बीच में जो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है उसके साथ ही ये मूव कर रहे हैं। तो इनको एक बॉडी बना लेता हूँ और ए को दूसरा बॉडी बना लेता हूँ, ए को दूसरा बॉडी बना लो, बी और सी को एक बॉडी बना लो। तो इस हिसाब से अगर सिस्टम देखें तो 2m का एक मास हो गया, m का एक मास हो गया। 2 पार्टिकल सिस्टम में ब्रेक कर लेते हैं। 2 पार्टिकल सिस्टम में ब्रेक करने के बाद फाइनली सबका वेलोसिटी सेम हो गया है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई है। इनिशियली ये दोनों रेस्ट पे थे और ये u की स्पीड से चल रहा था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर लिखें तो जो चेंज हुआ है वो है हाफ म्यू v², और v यहाँ पर u था इनिशियली, फाइनल तो 0 हो गया है, तो उसको नेगेटिव में मुझे लिखना चाहिए बिकॉज फाइनल 0 है, इनिशियल ये था, चेंज यही हुआ है। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज हाफ म्यू की अगर वैल्यू लिखें तो 2m इंटू m बाय 3m इंटू u²। तो यहाँ से अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, साथ में माइनस भी लगा देते हैं, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज हाफ का ये भी कैंसिल हो गया और एक m बच रहा है, तो दिस इज -1/3 mu²। सो दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का वर्क कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह आप देख सकते हो। तो आज को वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें और भी क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन और थे, तो उसको मैं अगली वीडियो पे कवर करता हूँ। आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं, वैसे आपको PDF प्रोवाइड तो कर दिया गया है, ये FITG AITS का सवाल है, एक बार इसको आप ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको एक बार आप ट्राई करेंगे। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7
एक बहुत शानदार सवाल है, बहुत कंसेप्चुअल है, आपको ये जनरली होगा नहीं खुद से, तो एक बार 7 को ट्राई करेंगे एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो आई थिंक 8 सवाल थे और ये कुछ उसके आंसर्स हैं। ये आपको PDF मिल जाएगा आपके ऐप में, हमारे ऐप में, तो ऐप पर जाके इसको एक बार ट्राई करें और इसके बचे हुए 4 क्वेश्चन के सोल्यूशन अगले वीडियो पर मैं लेकर आता हूँ। तो बढ़िया है, आपको ये सारी चीज़ों को बहुत सिंसियरली फॉलो करना है। अगर सिंसियरली फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को पाएंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो पर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।